सो फाइनली कैट 25 का वो क्रूशियल टाइम स्टार्ट हो चुका है जब तुम लोगों के माइंड में क्लियरिटी है कि मुझे इस साल कैट 25 में एक अच्छे आईएम को कन्वर्ट करना है। पिछले इन सालों में जिन टॉपिक्स पे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं या फिर जिनसे पूछे गए हैं वो मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट किए हैं और स्पेशली उन्हीं को पॉइंट आउट किया है कि जिनके थ्रू तुम सीख पाओ कि तुम्हें करना क्या है। एक साल में तुम्हारी क्वांट और एलआरडीआई का जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जो आईक्यू लेवल तुम्हारा आज सोचने का है, 10 टाइम बढ़ाया जा सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी गाइस। माई सेल्फ रवि कुमार, योर क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड एलआरडी एजुकेटर। सो फाइनली कैट 25 का वो क्रूशियल टाइम स्टार्ट हो चुका है जब तुम लोगों के माइंड में क्लियरिटी है कि मुझे इस साल कैट 25 में एक अच्छे आईएम को कन्वर्ट करना है। उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। वो कैसे क्रैक करे। इन सब के बीच में एक शानदार इंफॉर्मेशन जो आज रात को ऑफर एंड हो रहा है, अब तक का बेस्ट ऑफर है अनअकैडमी की तरफ से। अनअकैडमी शोकेस में हम लोगों ने ये ऑफर स्टार्ट किया था, हाई डिमांड की वजह से इसको हमने एक्सटेंड किया और ये ऑफर आज रात को फिनिश हो रहा है। You got an Academy 12-month subscription in 19,999 guys, प्रॉपर 60% का ऑफ। इस टाइम बेस्ट 2 बैच चल रहे हैं, एक मॉर्निंग का चल रहा है, एक इवनिंग का चल रहा है, इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ। राइट नाउ तुम चाहो तो एनरोल कर सकते हो बाय यूजिंग माई रेफरल कोड Ravi09। इस कोड को तुम्हें वहां पे मेंशन करना है और ऑटोमेटिकली तुम्हारे वहां 60% का ऑफ तुम्हें मिल रहा होगा। राइट, प्लस अगर तुम्हारी टीम से डिस्कशन हो तो उनको भी ये मेंशन कर सकते हो, तुम्हें ऑटोमेटिकली वो ऑफ वहां मिल जाएगा। ठीक है, इसके साथ आगे कंटिन्यू करते हैं। वो एक ऐसा सब्जेक्ट जो किसी पहले तुम्हारे ना 10th में ना 12th में ना ग्रेजुएशन में है। जब भी तुम उसके सेट देखते हो तुम्हें एक फियर होता है, पहले तो वो रीड कैसे करेंगे, अगर रीड कर लिया तो इंटरप्रेट कैसे करेंगे, और वो भी कर लिया तो एग्जैक्ट आंसर कैसे करेंगे। इतने सारे अप्स एंड डाउन्स के बीच में मैं लेके आया हूं ये एक सेशन जिसके अंदर मैं जैन से लेके नवंबर तक हर एक मंथ की परफेक्ट स्ट्रेटजी तुम लोगों के साथ शेयर करूंगा। मैटर नहीं करता कि तुम मैथ्स बैकग्राउंड से हो, नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हो, मैटर सिर्फ ये करता है कि अगर तुम लोगों ने ये फॉलो किया, सिंसियर वे में फॉलो किया, तो एलआरडीआई कहीं नहीं जा रहा। एलआरडीआई में अगर तुमने सही फॉलो किया तो 99 परसेंटाइल प्लस रहेंगे। स्टिल अगर मान लो तुम लोगों ने अप्स एंड डाउन्स भी रखे तो सेक्शनल तो कहीं नहीं जा रहा। हर बच्चा एटलीस्ट 1 सेट हर स्लॉट में बना के आ सकता है। मेक श्योर जो बोलूं वो स्टेप बाय स्टेप तुम लोग फॉलो करो। ठीक है, तो आज के वीडियो का मेन मोटिव रहेगा उन बच्चों के लिए जिनको एक्चुअल में पता ही नहीं है कि लॉजिकल रीजनिंग को अप्रोच कैसे करना है, डेटा इंटरप्रिटेशन के सेट को क्रैक कैसे करना है, कैलकुलेशन टेक्निक क्या होनी चाहिए, अप्रोच क्या होनी चाहिए, सेट्स को देख के ये कैसे डिसाइड करें कि ये करना है कि नहीं करना, या फिर एक्यूरेसी को कैसे मेंटेन करें। प्लस जो लोग नॉर्थ इंडिया से आते हैं उनके साथ लैंग्वेज प्रॉब्लम है उनको कैसे ठीक करें, या जो साउथ इंडिया से आते हैं उनके साथ प्रॉब्लम है स्पीड के साथ, एक्यूरेसी के साथ, या जो लोग नॉन मैथ बैकग्राउंड से हैं उनके साथ तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है कि ना तो उनकी एक्यूरेसी आ रही है, ना ही कैलकुलेशन हो रही, ना ही वो उस लेवल पे सोच पा रहे जिस लेवल पे मैथ्स वाले स्टूडेंट सोच पाते हैं। और साथ साथ में इतनी सारी चीजें प्री रिक्वेस्ट होती हैं, लाइक तुम्हें नंबर्स की नॉलेज होनी चाहिए, तुम्हें परसेंटेज की नॉलेज होनी चाहिए, तुम्हें एवरेज का पता होना चाहिए। तो ये सब कुछ मैनेज कैसे करेंगे, वो सब कुछ रहने वाला है इस वीडियो में। स्टेप बाय स्टेप लास्ट तक बने रहना, हर पॉइंट को मैं इंडिकेट करके चलूंगा। इवन ये स्ट्रेटजी उन बच्चों के लिए भी है जो फ्री में पूरे साल पढ़ाई करेंगे, जो पेड क्लासेस में टीचर्स को फॉलो करते हैं, इवन अगर कोई स्पेशली मुझे फॉलो करता है तो उनके लिए भी है। बस मेक श्योर कि तुम अपने अकॉर्डिंग थोड़ा एडजस्टमेंट बना पाओ जिससे आने वाले टाइम में परफेक्टली तुम लोग ये जो चीजें मैं बोलूं वो अप्रोच कर पाओ। तो सबसे पहले एक छोटा सा आइडिया दे देता हूं। अभी जो कैट 24 हुआ है उस पॉइंट ऑफ व्यू से 22 क्वेश्चंस आए हैं। पिछले काफी टाइम से 20 क्वेश्चंस आते थे। इस बार नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़े थे और नंबर ऑफ सेट भी बढ़े थे, जो कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट है कि अगर सेट ज्यादा आएंगे तो तुम्हारे पास ज्यादा नंबर ऑफ सेट होगा जहां से पिक करने का चांसेस रहेगा, स्किप करने के चांसेस रहेंगे। कम सेट आते हैं तो फिर ज्यादा, अगर एक दो स्किप हो जाता है तो फिर तुम लोग प्रेशर में आ जाते हो। तो ये कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होगा और ये 25 में भी आई थिंक कैरी ऑन होना चाहिए।
दो मोड में क्वेश्चंस रहेंगे। अब ये फिक्स नहीं है कैट की तरफ से कि एमसीक्यू कितने रहते हैं और थीटा कितने रहते हैं, बट कहीं ना कहीं 60-40 का रेशियो रहता है, राइट। 8-7-8 यहां आएंगे, बाकी यहां पे आ रहे होंगे 12-14 के आसपास। एमसीक्यू में तुम्हारे पास ऑप्शन होंगे 4 या 5, थीटा के अंदर तुम्हें टाइप करना रहेगा, ठीक है। ये जो मैंने सिलेबस लिखा है, तुम कहीं भी आईएम की वेबसाइट पे जाके प्रॉपर अगर सर्च भी करोगे तो कैट का एग्जैक्ट एलआरडीए का सिलेबस तुम्हें नहीं मिल रहा होगा। तो एलआरडीए के लिए ये जो सिलेबस मैंने यहां रखा है, हो सकता है कुछ चेंजेस तुमने कहीं देखे होंगे, कहीं और देखोगे तो कुछ और चीजें ऐड ऑन मिल जाएंगी या इनमें से कुछ कम मिल जाएगा, बट ये बेस्ड ऑन 2017 टू 2024 है। पिछले इन सालों में जिन टॉपिक्स पे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं या फिर जिनसे पूछे गए हैं, वो मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट किए हैं, और स्पेशली उन्हीं को पॉइंट आउट किया है कि जिनके थ्रू तुम सीख पाओ कि तुम्हें करना क्या है, ठीक है। सीक्वेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे एलआर के टॉपिक है और यहाँ पे तुम्हारे डीआई के टॉपिक्स हैं, और फ्यूचर में इसे कैसे अप्रोच करना है वो मैं अच्छे से डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। सबसे पहले आता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम का रोल पूरे लॉजिकल रीजनिंग में तुम्हारा ये लॉजिक बिल्ड करना कि अगर सिचुएशन तुम्हारे पास अलग है तो तुम ये डिसाइड कर पाओ कि 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल है क्या, फिर तुम डिसाइड कर पाओ कि इनका सफलिंग कैसे होगा, मैक्सिमा मिनिमा का। तो वेन डायग्राम सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, ये एक्चुअल में तुम्हारे लॉजिक को बिल्ड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे जितना ज्यादा तुम डेप्थ में जाओगे उतना क्लियरिटी तुम्हारे साथ आ रहा होगा। लास्ट 2 to 3 इयर्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते वेन डायग्राम पे, बट इनकी एप्लीकेशन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आ रही है, ठीक है। इसके बाद देखो मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन, जैसे जो केस होते हैं ना, एटलीस्ट, एटमोस्ट, मैक्सिमा बट मिनिमा, मिनिमा बट मैक्सिमा। हर क्वेश्चन में पूछा जाए कि अगर मैक्सिमम होगा तो इसका आंसर क्या होगा, अगर मैं मिनिमम लूं तब इसका आंसर क्या होगा। तो ये भी एक तरीके से प्योर डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसको मोस्ट ऑफ टाइम चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू पढ़ाया जाता है। और अगर तुम लोग इस डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा सा दिमाग या लॉजिक क्रैक करने लग जाओ तो ये इजी है, बट इनिशियल स्टेज में जो बच्चे को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है लॉजिक की, उनके लिए डिफिकल्ट होता है। बट मेक श्योर कि थोड़ा टाइम दो इस टॉपिक को, धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, स्लोली स्लोली समझ में आएगा कि क्यों मैं ये कर रहा हूँ, क्यों मैं +1 कर रहा हूँ, क्यों -1 कर रहा हूँ, क्यों मैक्सिमम में ऐसा होता है, क्यों मिनिमम में ऐसा होता है। तो इस वाले टॉपिक पे पैनिक नहीं करना, मैं फटाफट सारे टॉपिक्स के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। बात आती है गेम एंड टूर्नामेंट की गाइस। अब वर्ल्ड में बहुत सारे गेम हैं, कोई एंड पॉइंट तो नहीं है। अब मैं ये कहने लगूं कि पर्टिकुलर तुम किसी एक गेम का नॉलेज ले लो, पेपर में वही आने वाला है, ये सरासर बेवकूफ़ी है। अच्छे 20-30 अच्छे सेट करो अलग अलग वेराइटी ऑफ गेम पे, तब जाके तुम्हें ये समझ में आएगा कि हर गेम के बारे में सेट के अंदर फुल प्रूफ गिवन होता है। आराम से अगर तुम चीज़ें सिचुएशन पढ़ो तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग सेट क्रैक कर सकते हो। गेम एंड टूर्नामेंट उन बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है जो आज की जेन जी है। जेन जी समझ रहे हो, जो घर में लूडो, चेस, चेस तो फिर भी ठीक है, लूडो और ये जो छोटे मोटे गेम है वो घर पे ही खेलते हैं और खुश रहते हैं कि हाँ मैंने जीत गया, यहाँ पे मेरे को बहुत अच्छे पॉइंट मिले, यस। ऐसा मतलब हर एक चीज पे अपने आप को सेलिब्रेट करना, जिनके फिजिकल एक्टिविटी के नाम पे वो माइनस में है, तो उनके लिए गेम एंड टूर्नामेंट डिफिकल्ट हो सकता है। बट मैं फिर स्टिल कहूंगा कि अगर तुम लोग सेट की सिचुएशन पढ़ के सोल्व करोगे तो ये बन जाएगा। फिर आता है रूट एंड नेटवर्क, जैसे नाम लिखा है उसी तरीके से, जैसे तुम लोगों ने गूगल मैप में देखा रूट क्या है, जैसे तुम्हें किसी एक जगह से किसी दूसरी जगह जाने के लिए अलग अलग रूट शो होते हैं। कई बार तुमने मैप में देखा होगा कि यार यहां से जाने में डिस्टेंस तो ज्यादा है बट टाइम कम लग रहा है क्योंकि ट्रैफिक नहीं है। तो इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। नेटवर्क में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, जैसे पाइपलाइंस होती हैं जिसमें स्प्लाइस होती हैं, अलग अलग जैसे सेट करते जाओगे बहुत इंटरेस्टिंग है। और पिछले काफी टाइम से कैट का फेवरेट है ये अरेंजमेंट, जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, लीनियर हो जाता है, सर्कुलर हो जाता है, फ्लोर बेस्ड पजल्स भी इसी में आती हैं, पॉलीगन्स वाली भी इसी में आती हैं। मतलब हर टाइप का अरेंजमेंट, जैसे तुम लोग शेड्यूलिंग भी इसी में अप्रोच कर सकते हो, या फिर तुम लोग जैसे मूवी थिएटर्स में जो शिफ्टिंग होती है कि यार इस टाइम पे तुम्हें ये वाला टिकट मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, एग्जिट यहाँ से है, तो ये सारे के सारे अरेंजमेंट का ही केस है, ठीक है। फिर क्वांट बेस्ड पजल, एक ऐसी पजल जिसमें क्वांट के बेसिकली नंबर्स का यूज होता है, परसेंटेज का यूज होता है, रेशियो का यूज होता है, एवरेज का यूज होता है, एलिगेशन का यूज होता है।
वो सारी पजल्स जिनको सॉल्व करने के लिए क्वांट की इनिशियल क्वांटिटीज जो है, जैसे बहुत सारी इंपॉर्टेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल तुम लोगों को नंबर्स के अंदर एक अच्छी खासी नॉलेज हो, तो वो सारी पजल इसमें आएगी। डेली लाइफ बेस्ड सेट, ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल है, बट मैं तुम्हें आइडियल एग्जांपल दूं तो जैसे तुम लोग रैपिडो करते हो, जैसे तुम लोग इधर उधर जाने के लिए ओला उबर का यूज करते हो आजकल, जैसे तुम्हें कुछ मंगाना है तो जेप्टो यूज कर रहे हो तुम लोग, ब्लिंकिट यूज कर रहे हो, इंस्टामार्ट यूज कर रहे हो। तो ये ना सच में ऐसी ही चीजें हैं जो तुम्हें कोई ना कोई लॉजिक तो तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा कि यार ये किस सिस्टम से ये चीज डिसाइड करते हैं कि तुम्हें 10 किलोमीटर जाने के 80 रुपीज देने हैं, या फिर तुम्हें विद इन 10 मिनट ये कैसे डिलीवर कर रहे हैं। तो इन लॉजिक पे बहुत सेट आ रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। जैसे जैसे चीजें हर साल बदलती जा रही हैं, एलआरडीए के अंदर सेट रियल लाइफ बेस्ड ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, कॉइन पिकिंग, कॉइन पिकिंग के भी बहुत से बचपन में देखे होंगे तुमने, अगर मान लो एक पूरे बैग में ऐसे ऐसे कॉइन है, इनमें से ये कॉइन पिक किया, फिर अगर इसकी जगह ये वाला कॉइन पिक हो, तो ये एक तरीके से कहीं ना कहीं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला सिनेरियो हो जाता है, राइट। इसके बाद ऐसा नहीं है कि इसके अलावा कोई और टॉपिक भी तुम ऐड नहीं कर सकते, रैंकिंग कर सकते हो। ठीक है, कुछ ऐसे कंडीशनल बेस होती हैं, कंस्ट्रेंट बेस्ड पजल होती हैं, वो सब कुछ इसी में आता है, राइट। इसके बाद आता है जो पिछले साल का फेवरेट रहा था, डीआई। बट है ना यार, उस हाइप को अलग छोड़ दिया जाए ना, तो डीआई का पेपर में आना एज ए लर्नर प्लस पॉइंट है, क्योंकि तुम्हारे पास डेटा होगा, तो डेटा को लॉजिक के साथ क्रैक करना इजी है। अकेला एलआर क्रैक करना रियल टाइम में डिफिकल्ट होता है। और जो लोग स्पेशली कैट 24 लिख के आए हैं, वो मेरी बात से एग्री कर रहे होंगे, उनको समझ में आ रहा होगा कि सर जब जब टेबल में आया था डेटा तो आसान था। वो बात अलग थी कि हमने अपने माइंड में हाइप बना दी। तो इसके अंदर सबसे पहले टेबल बेस्ड डेटा आता है, कि तुम्हारे पास पूरी एक टेबल होगी, उसके अंदर पूरा डेटा गिवन है, उस अकॉर्डिंग तुम आंसर करो। फिर मिसिंग डेटा टेबल आती है, जैसे फॉर एग्जांपल की उसी में से कुछ डेटा मिसिंग है और तुम्हें गिवन सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो डेटा फिल करना आना चाहिए। ठीक है, फिर बार ग्राफ, लाइन ग्राफ आता है, जैसे क्रिकेट मैच में नहीं देखते एक बार ग्राफ बना हुआ है, विकेट कब कब डाउन हुए, या फिर एक लाइन ग्राफ बना होता है कि मान लो किसी टीम ने 300 रन बनाए, पीछे टीम धीरे धीरे रन बना रही है, 250 पे पहुंच गई। तो बार ग्राफ और लाइन ग्राफ कहीं ना कहीं बिना डेटा लिखे थोड़ा सा तुम्हें जल्दी क्विकली आइडिया दे देता है कि कौन विनिंग मोमेंट में और कौन लूजिंग मोमेंट में है, या कहां प्रॉफिट हो रहा है कहां लॉस हो रहा है। ठीक है, पाई चार्ट और डबल पाई चार्ट, पाई चार्ट जो एक सर्किल में बन के डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पर स्पेशली वो इसलिए होता है कि मान लो यार एज ए पर्सन मेरे बहुत सारे खर्चे हैं, मैं इंटरटेनमेंट पे खर्चे करता हूँ, क्लॉथ पे करता हूँ, एजुकेशन पे करता हूँ, ठीक है, हेल्थ पे करता हूँ। ऐसे सारे खर्चों को एक सर्किल में ड्रॉ करके उनका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पाई चार्ट की नीड हुई। मिसलीनियस डेटा, मतलब कई बार तुम लोग देखते हो कि ट्राइंगल बना रखा है, किसी ने स्क्वायर बना रखा है, और किसी ने पॉलीगन में ऐसे डेटा दे दिया जो तुमने पहली बार देखा। इसी के साथ साथ मिक्स्ड डेटा बेस्ड डीआई, जैसे मतलब तुम्हारे पास एक ऐसा डेटा जो तुमने कभी इन सारे ग्राफ में नहीं देखा होगा, अलग चार्ट में मेंशन है, उसके लिए भी ये अलग से डीआईस काफी बार पूछे गए हैं। इसके बाद रीजनिंग बेस्ड डीआई, मतलब कहीं ना कहीं तुम्हें डेटा इंटरप्रेशन का यूज करते हुए थोड़ा लॉजिक बना के सॉल्व करना है। जो 24 का सबसे फेवरेट था कि तुम्हें जो भी सेट दिया गया उस सेट में कुछ ना कुछ ऐसे पैराग्राफ थे जिससे तुम्हें लॉजिक क्रैक करना था और सेट सॉल्व करना था। होप सो कि सिलेबस का मैंने एक बेहतर ओवरव्यू दिया है, जिससे तुम्हें थोड़ा आइडिया तो लगा होगा कि लॉजिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रेशन भाई साहब है क्या, कैसे इसे अप्रोच करना है, और करना है तो इसका एक सीक्वेंस क्या रहेगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। आई एम कमिंग विद द मंथ वाइज, मैंने सारे मंथ के डेटा नहीं लिखे हैं, ऐसे मैं नवंबर तक रखूंगा तुम्हारी टेंशन हो जाएगी यार। अभी मैंने मेंशन किया है अप्रैल तक। ठीक है, उसके बाद मैं सिर्फ बताऊंगा तुम्हें, जैसे ही तुम अप्रैल तक पहुंचोगे मेरी एक और वीडियो आएगी, वो फिर तुम्हें अप्रैल से लेके सितंबर तक लेके जाएगी, और वो सितंबर से फिर नवंबर तक लेके जाएगी। यहां मैं सिर्फ तुम्हें आइडिया दूंगा। जैसे मान लो ये वीडियो जब तुम्हारे सामने आ रही होगी तो अराउंड 18 या 19 हो रहा होगा, तो तुम्हारे पास 10 to 12 डे जनवरी के हैं, और मैं एक एज ए टीचर मानता हूं कि ये परफेक्ट टाइम है।
तुम लोग जिसके भी इंटरव्यू जो भी सुनते हो, एक चीज सुनना, हर इंसान की एक अपनी इंडिविजुअल जर्नी होती है। अगर नॉन मैथ बैकग्राउंड से हो, अगर जॉब करते हो, तो तुम्हें एटलीस्ट 10 to 11 मंथ चाहिए बेटा, क्योंकि तुम्हें स्टार्टिंग के 2 to 3 मंथ तो इसी चीज में निकल जाएंगे कि सिचुएशंस क्या हैं, पेपर कैसे आता है, पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट का वेटेज किस किस तरीके से है, क्वेश्चंस कैसे बनाने हैं। तो वो स्टार्टिंग का 2 3 मंथ अगर तुम्हारे पास होगा तो तुम पैनिक नहीं करोगे, स्ट्रेस नहीं लोगे, सिलेबस का प्रॉब्लम नहीं होगा, मॉक का प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, करने वाले 6 मंथ में भी करते हैं, बट खुद को रखो। देखो, हर बार जब अपने आप को चेक करना हो तो किसी से कंपेयर मत किया करो, खुद को देखो कि क्या मैंने जो सर ने बोला वो सब कुछ कितने टाइम में कर पाऊंगा। अगर हाँ तुम्हारा दिमाग कह रहा है कि तुम 3 महीने में कर दोगे तो बात खत्म है। बट अगर तुम्हारा माइंड कहता है कि नहीं यार, इसमें खत्म करना और आना दोनों में बहुत डिफरेंस है, कि तुम्हें आना भी तो चाहिए यार। मान लो सिलेबस तो तुमने 2 मंथ में खत्म कर दिया, फिर सेट तो एक भी नहीं बन रहा। तो मेरा मोटिव क्या है कि तुम्हें वो आना भी चाहिए। तो उसके लिए पहले सुनो, जैन से स्टार्ट करो। अब देखो, जो लोग मेरे से पढ़ते हैं उनको लग रहा है कि सर आपने ऑलरेडी मास्टर कोर्स 1 करवा दिया, मास्टर कोर्स 2 में आपका वेन डायग्राम और गेम एंड टूर्नामेंट चल रहा है, और डीआई आपका रिसेंटली आया है मॉर्निंग में। तो हमारे लिए तो फिर ये अलग सा प्रोग्राम हो गया। भाई, इसमें सफलिंग है, तुम अपने तरीके से अरेंज कर सकते हो, अपने तरीके से मैनेज कर सकते हो, टॉपिक आगे पीछे पढ़ सकते हो। मैं एक क्विक ओवरव्यू दे रहा हूं उन सब बच्चों के लिए जो पढ़ते हैं मुझसे, या नहीं पढ़ते, या कहीं और से पढ़ते हैं, सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए ओवरव्यू है। तुम अगर मुझसे पढ़ते हो तो आई थिंक हर क्लास में या हर क्लास के बाद मैं अच्छे से डिस्कस करता हूं कि अपनी प्लानिंग क्या होगी। ठीक है, तो फिलहाल के लिए देखते हैं बेसिक ऑफ वेन डायग्राम मैक्सिमा मिनिमा। बहुत क्रूशियल टॉपिक है, आराम से तुम्हारे 5 to 7 डे लेके जाएगा। और उसके साथ गेम एंड टूर्नामेंट, अगर मान लो तुमने अभी स्टार्ट किया ना, तो मेरी बात समझना कि सर 12 डे में तो ये सारी चीजें नहीं हो सकती, तो मिड ऑफ फेब तक कर लो। कहने का मतलब अगले 25 डे में 2 सेट, वो भी क्वालिटी के। देखो, बहुत सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, पीवाईक्यू उठाते हैं, उनके सॉल्यूशन देखते हैं और फिर खुद सॉल्व करके खुद को ऐसे प्रो समझते हैं। पीवाईक्यूज नहीं देखने, पीवाईक्यूज का देखने का बहुत टाइम आएगा, उस टाइम समझने का भी टाइम आएगा। बट अभी स्टार्टिंग में एक सीक्वेंस ऑफ सेट फॉलो करने हैं। रैंडम करने जाओगे तो तुम्हारा जो दिमाग का अप्रोच है या चीजों को लेके समझ है, वो बिल्ड होगी स्लो। और अगर सीक्वेंस में जाओगे, ढंग से जाओगे, स्टेप वाइज जाओगे, तो जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है या किसी चीज को देख के तुम लोग स्ट्राइक कैसे करता है तुम्हारा माइंड, या फिर तुम्हारी थिंकिंग एबिलिटी कितनी डेवलप हुई, वो मैटर करती है सीक्वेंस से। रैंडम जाओगे तो पूरा साल भी निकल जाएगा और सेट में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है, ये तो हुआ जैन का बात। जैन मैं इसे एलआर पार्ट 1 बोलता हूं। मुझे लगता है एज ए लर्नर, इस पार्ट को, इस पड़ाव को जिसने पार किया है ना, उसको लॉजिकल रीजनिंग में डिफिकल्टी लेवल प्लस कहां तक सोचना आना चाहिए, वो उसके माइंड में क्रिस्टल क्लियर हो जाता है भैया। बार बार उसके माइंड में फिर ये दौरान नहीं होता कि कैसे क्या है, आगे मुझे जाना कहां तक है, खुद के माइंड में क्लियर है। तुम्हें किसी की फिर एडवाइस की जरूरत नहीं रहती। तुम्हें ये चीज समझ में आ चुकी है कि अगर तुम कैट एस्पिरेंट हो तो इस एग्जाम में आने वाला लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन इंडिया के किसी और एंट्रेंस एग्जाम में नहीं आता। तो यहां पे तुम्हें यूनिकनेस भी चाहिएगी और प्रॉपर टीचर की गाइडेंस भी चाहिएगी, रेंडमनेस से काम नहीं चलेगा। ठीक है, बढ़िया। इसके बाद जैसे ही फैब में तुम जाओ, ये अपना एडजस्टमेंट कर लेना, मतलब ये अपने आप में 30 डे का प्लान है, तुम लेट स्टार्ट करो तो 30 डे उस अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। अरेंजमेंट, अरेंजमेंट किसी भी चीज का हो सकता है कि भैया कोई अरेंजमेंट है, चाहे वो सीटिंग अरेंजमेंट हो, उसमें लीनियर आ जाता है, सर्कुलर आ जाता है, पॉलीगन आ जाता है, प्लस या फिर कोई और ऐसे अरेंजमेंट की बात की जाए जिसके अंदर फ्लोर बेस्ड पजल्स भी आती हैं। ये सब कुछ तुम्हें सीक्वेंस में फॉलो करना है। इसी मंथ में तुम्हें रूट एंड नेटवर्क भी करना है, जिसके बहुत वैरायटी ऑफ सेट तुम्हें मिलने वाले हैं। इसी में तुम्हें क्यूब एंड क्यूबॉइड करने हैं। अब क्यूब एंड क्यूबॉइड पे काफी टाइम से सेट नहीं आया कैट में, बट ये जब तुम करोगे ना, तो विजुलाइज करने का जो पावर है, किसी चीज को देख के इमेजिन करना या विजुलाइज करना कि यहाँ पे ये होगा कि नहीं होगा, अगर ये वाला ग्रीन है, ये वाला रेड है, तो थर्ड वाला कॉर्नर क्या होगा, उससे तुम्हारा जो पावर ऑफ इमेजिनेशन है, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन है, इंक्रीज होगा। तुम लोग 1 या 2 सेट करके ये चीज अपने आप पे चेक मत किया करो, अराउंड इन सब पे 50 to 60 सेट करोगे, समझ में आ रहा होगा।
कॉइन पिकिंग हुआ, रैंकिंग बेस्ड पजल हुई, ये तुम्हारे फैब का टारगेट है। मतलब ये हर 30 डे का प्लान है। जब भी स्टार्ट करो 30 डे में ये फिनिश करने की कोशिश करना। ऑन एंड एवरेज एक स्टूडेंट को एक दिन में 2 सेट करने होंगे। जैसे मान लो आने वाले 250 डे में अगर ऑन एंड एवरेज तुम 2 सेट भी करते हो तो 500 क्वालिटी सेट, प्लस उसमें अलग से मॉक होगा, टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, सेक्शनल टेस्ट होंगे, और तुम लोग सारे के सारे पीवाईक्यू भी तो कर रहे होंगे जो अपने आप में 100+ सेट्स हैं 2017 टू लेके 2024। इसके बाद मार्च में आता है तुम्हारा डीआई। अब तुम में से कहीं कहेगा सर डीआई आपका आ रखा है मॉर्निंग में, आप यहाँ मार्च का बोल रहे हो। भाई वो यहाँ पे अपन ने अपना सीक्वेंस बना रखा है। मैं ये फुल प्लान सब बच्चों के लिए जो यूट्यूब पे मुझे राइट नाउ देख रहे हैं, चाहे वो मुझे जानते हैं कि नहीं जानते उससे फर्क नहीं पड़ता, बट ये प्लान जब मैं एंड करूंगा तुम्हें लिटरली फील होगा कि यस सर ऐसा सा अगर हम फॉलो कर पाए ना तो हम अपना बैच दे पाएंगे एग्जाम में। स्कोर कार्ड कैसा रहेगा वो डिपेंड करता है कि तुमने पूरे साल कितनी मेहनत की, प्लस तुमने उस दिन कैसे एग्जीक्यूट किया, वो भी बहुत मैटर करता है। बट कहीं ना कहीं एक रोड मैप या एक प्लानिंग तो होनी चाहिए ना एक इंसान के पास। तो समझ में आ रहा होगा आई थिंक। डेटा इंप्रेशन के अंदर सबसे पहले टेबल, टेबल के मिसिंग डेटा, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट, रेडार चार्ट, मिसलिनियस डेटा चार्ट, और भी बहुत सारी टाइप के सेट होंगे जो तुम्हें कभी पीवाईक्यू में देखे होंगे या क्लासेस में देखोगे। इसके 60-70 सेट करोगे तो तुम्हारे पास इन 70-80 डे के अंदर एक प्रॉपर ओवरव्यू आ जाएगा। जैसे इसे मैं एलआर पार्ट 2 कहूंगा, ठीक है, और मैं इसे डीआई कहूंगा। ऐसा करते करते तुमने 150+ सेट कर लिए होंगे मार्च एंड तक आते आते, तो तुम्हारे पास इस एक सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग होगी। अभी अपने आप को जज मत करो हमसे सेट नहीं बनता, नहीं बनेगा बेटा। कोई चांस नहीं है कि 1 मिनट में सेट अच्छा सेट बन जाए। ऐसा नहीं है कि बनना नहीं सकते, सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनका बहुत अच्छा आईक्यू लेवल है, बहुत अच्छे बैकग्राउंड से, मैथ्स में काफी अच्छे थे, बट हर आदमी तो नहीं है ना। तो अपने आप को पहले देखो तुम स्टैंड कहां करते हो। तुम्हें यहां से यहां जाना है तो यहां से यहां धीरे 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 अप्रोच करना होगा। डोंट कंपेयर किया कोई पहले से यहां है और तुम सोचते हो क्लास में सारे सेट कर रहा है मेरे से नहीं बन रहा। तुम अपनी एक अपनी स्पीड रखो। वो कछुए और खरगोश वाली कहानी है ना, तुम्हें खरगोश से कोई कंपटीशन नहीं करना, कछुए की तरह चलो, आराम से चलो। विनिंग लाइन क्रॉस करने से मतलब है तुम्हें अपनी एक सीट आईएम में पक्की करनी है। फर्क नहीं पड़ता बाकी 99% जनता क्या करती है, ठीक है। अब जैसे ही अप्रैल में घुसोगे, अप्रैल में आफ्टर 80 डे के बाद तुम्हें एक रिव्यू करना है खुद का, पर्सनल रिव्यू। क्या मैं अंडरस्टैंडिंग मेरी ठीक हो गई एलआरडीए में, या मैं सिर्फ क्लासेज में अपनी आंखें काली कर रहा था, रातें काली कर रहा था, क्लासेस 2-2 3-3 घंटे की ले रहा हूं, बैठ रहा हूं, मुझे समझ में कुछ आता ही नहीं है। फिर दूसरी ये सोचना है कि क्या जब मैंने जनवरी में स्टार्ट किया था और अब मैं अप्रैल में हूं, उस लेवल से यहां तक मेरी थिंकिंग में कोई चेंज आया है? क्या मेरी थिंकिंग थोड़ी प्रो हुई है? क्या मैं थोड़ा सेंसिबल वे में चीजें सोच पा रहा हूं? ये दो चीजें करने के बाद अप्रैल में इन 150 सेट में से हर बच्चे का इंडिविजुअली रैंडम 4-4 सेट करके तुम्हें यहां पे हर वीक में क्या करना है बच्चों, हर वीक में टेस्ट देना है। कौन से सेट का? अच्छे जो सेट मैंने करवा रखे हैं या तुम जहां से करते हो, रैंडम 4 सेट पिक करोगे। एलआर पार्ट 1 से 1 उठा लिया, यहां से 1 उठा लिया, यहां से 2 उठा लिए, यहां से 1 उठा लिया, यहां से 2 उठा लिया, यहां से 1। ये सेट टाइमर लगा के करना है, टाइमर लाइक 40 मिनट। उसमें देखना कि तुम्हारा माइंड ब्लैंक होता है तब कैसे स्ट्राइक करता है, प्लस जब तुम्हें कुछ भी नहीं समझ में आता तब तुम कैसे करते हो, और अगर मान लो एरर्स कितनी होती है, और सबसे लास्ट पैनिक कितना करते हो। ये भी तो एक डर रहेगा ना यार, सब पढ़ा रखा है फिर भी नहीं बन रहा। ये पहली स्टेज है। मैं ये वाली स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए रख रहा हूँ जिनके अंदर काबिलियत है बट वो अपनी काबिलियत पहचान नहीं पा रहे। मैं फिर बता रहा हूँ, कोई अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का बच्चा है जो पढ़ने में अच्छा है, जिसकी मैथ्स अच्छी है, वो लॉजिकल रीजनिंग 5 to 6 मिनट में उड़ा देगा। बट तुम बीबीए, बीकॉम, बीए, बीएससी इन वाली जगह से और तुम्हारा मैथ्स में हमेशा एक फियर रहा है, तो ये स्ट्रेटजी तुम्हारे लिए गेम चेंजर रहेगी, टोटली गेम चेंजर। इसके बाद आता है फेज 2। फेज 2 के अंदर ये सारे के सारे सेट उसी सीक्वेंस में दोबारा आएंगे, बट इस बार तुम लोग अलग लेवल में हो। इस बार जब तुम लोग यहाँ पे एलआर पार्ट 1 कर रहे हो ना, तो तुम टीचर को बोलोगे कि भैया रुक जा, 5-10 मिनट दे हमें, हम ट्राई करेंगे।
हमसे ये सेटअप बनने चाहिए, और नहीं बन रहे तो कम से कम हमें रीड करके अप्रोच थोड़ी समझ में आनी चाहिए। ये एलआर पार्ट 1 अगेन वही सेट का सिनेरियो, फिर यहाँ पे एलआर पार्ट 2, राइट, और फिर यहाँ पे डीआई। तुम्हें आई थिंक अगर तुमने वीडियो में यहां तक तुम आए हो तो तुम्हें मजा आ रहा होगा सुन के कि अच्छा ये तो सुनने में भी काफी अच्छा लग रहा है, इंप्लीमेंट करेंगे तो और मजा आएगा। यहां तक आते आते तुम्हारे लाइफ में 2 फेज आ चुके होंगे, और कहीं ना कहीं अब वो टाइम आ चुका होगा जब तुम्हें यहाँ पे सेक्शनल टेस्ट, वो टॉपिक वाइज टेस्ट देते रहने हैं तुम्हें पीछे, सेक्शनल टेस्ट प्लस मॉक देने का परफेक्ट टाइम है। खुद को सेल्फ एनालिसिस, सेक्शनल मॉक दे दो और फुल लेंथ मॉक देने का भी टाइम आ चुका होता है। इस टाइम प्रेशर इतना रहेगा, अगर तुमने ये सारी चीजें टाइमली फॉलो नहीं की ना तो तुम्हें क्लासेस भी लेनी होगी, उनको रिवाइज करना होगा, प्लस टेस्ट देने होंगे। तो यहां पहुंचने वाला बच्चा मोस्ट ऑफ टाइम पैनिक करके रिपीटर बन जाता है। समझ में आ रही है पिक्चर? होप सो कि मेरी पिक्चर अब समझ में आ रही है। फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, जैसे मेरे प्लान के अकॉर्डिंग मैं इन 2 महीनों में तुम्हें 150 प्लस एलआरडीआई सेट का एक सीरीज स्टार्ट करता हूं। तुम जहां से भी पढ़ो वहां से भी एक टारगेट बनाना कि 150 सेट। अब जो सेट आएंगे टॉपिक वाइज नहीं होंगे, मिक्स सेट होंगे, मिक्स। इज इट क्लियर? 2 बार प्रॉपर, पहली बार सिलेबस था इन डेप्थ, टीचर बैठ रहा है आराम से पढ़ा रहा है, दूसरी बार टाइमर बेस्ड प्रैक्टिस चल रही थी, तीसरी बार मिक्स चल रही है। तुम्हें हर सेट को पढ़ के ध्यान में लाना है कि यार ये कौन से टॉपिक से है, इसमें क्या लॉजिक लगेगा, ये डीआई का है तो ये कैसे सोल्व होगा। इसके जस्ट बाद में हर साल की तरह जो सबसे इंपॉर्टेंट कोर्स होता है वो आता है इन 2 मंथ के लिए, स्कोर बूस्टर। हाँ, स्कोर बूस्टर। और स्कोर बूस्टर का सिर्फ एक ही काम है कि मैं ट्राई करूं कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनाने का जो कहीं ना कहीं तुम्हें 25 में सेम अप्रोच के दिखे। फ्यूचर ईयर में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, या फिर यहां पे हर हर वीकेंड पे या हर संडे तुम लोग टॉपिक टेस्ट लगा सकते हो। जैसे मान लो 2017 स्लॉट 1 लगा लिया, 2017 स्लॉट 2 लगा लिया, ऐसे डॉट 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 करते हुए 2024 यहां पे पीवाईक्यू लगाने हैं। पीवाईक्यू को बहुत सारे बच्चे क्लास में करते हैं, टीचर्स करवा रहे हैं, तुम कर रहे हो, तुम खुश हो रहे हो, अरे इतना तगड़ा कंटेंट डिलीवर कर दिया, मजा आ गया। अरे भैया प्रीवियस ईयर थे ये, इन्हें तो तुम्हें टीचर के कंटेंट से पढ़ने के बाद बनाना आना चाहिए, ये काबिलियत तुम्हें आ जानी चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट? इसे एज अ प्रैक्टिस रखो, एज अ सेक्शनल टेस्ट रखो, इसे अपने सिलेबस का या फिर अपने कंटेंट का पार्ट मत बनाओ, क्योंकि फिर 2-3 महीने सिर्फ इन्हीं को सॉल्व करने में और इन्हीं को अप्रिशिएट करने में निकल जाएंगे, और इसके बाद ये स्कोर बूस्टर तो फिर है ही जबरदस्त। आई थिंक अगर इन सारी चीजों के बीच में तुम्हें ऐसा लगता है कि सर हम आपसे पढ़ना चाहते हैं, तो अन अकेडमी लेके आया आज रात ये ऑफर हो रहा है एंड 19,999 में फर्स्ट टाइम एवर, और तुम लोग इस रेफरल कोड के साथ अनलॉक कर सकते हो। अगर हमारी टीम तुम्हें फोन करे तो ये रेफरल कोड मेंशन कर देना। हाई डिमांड पे ये ऑफर है। 1 साल में तुम्हारी क्वांट और एलआरडीआई का जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जो आईक्यू लेवल तुम्हारा आज सोचने का है, 10 टाइम बढ़ाया जा सकता है। मेक श्योर जो बातें तुम्हें आज मैंने एलआरडीए के लिए बताई, आने वाले टाइम क्वांट के लिए बताऊं, फॉलो कर लेना सिंसियर वे में, विदाउट टेकिंग अ ब्रेक। अगर तुम ब्रेक ले रहे हो ना तो जनता बहुत है इस साल, 3 to 4 लाख लोग कैट लिखने वाले हैं, उनको सिर्फ 4 से 5,000 लोग चाहिए। तुम्हें ब्रेक लेना है, छुट्टियां बनानी है, इधर उधर घूमना है, अपनी नॉर्मल लाइफ जीनी है, तुम जियो, बट जिसको क्रैक करना है वो डेडिकेशन के साथ पूरे 100% एफर्ट के साथ जाएगा। अब देख लेना कि तुम्हारे एफर्ट अगर 100% नहीं है तो फर्क नहीं पड़ता, लोग बहुत एफर्ट लगाने वाले, और अगर सच में लगाना है तो मेक श्योर कि ये मैं जैन से लेके नवंबर तक नॉन स्टॉप लगाऊंगा। 1 साल तुम्हारी लाइफ में लिटरली चेंज ला देगा। स्पेशली जॉब वालों ये बात अच्छे से सुन लेना, तुम तो जानते भी हो कि आज के टाइम में एमबीए एक अच्छे कॉलेज से करने का कितना इंपैक्ट है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। सच में गेम चेंजर है। सेम एबिलिटी का बंदा अगर आईएम पास आउट है तो तुमसे डबल ट्रिपल पैकेज पे तुम्हारे सामने काम कर रहा होगा, और वो तुम्हें कहीं भी अच्छा नहीं लगेगा। बाद में आज से 2 से 3 साल बाद अगर तुम ये सोचते घूम रहे हो कि यार मैं काश उस टाइम पढ़ लेता,
तो वो नहीं होगा। अगर कॉलेज के फाइनल ईयर में हो, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, टच में हो पढ़ाई के, पढ़ाई कर पाओगे। बट अगर 2 3 4 साल के एक्सपीरियंस के बाद करने की कोशिश करोगे, लिटरली वहां बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, ये हमारे टॉप एजुकेटर्स का 0 to Zenith चल रहा है, यहाँ पे आ सकते हो तुम। और हम लोगों का मॉर्निंग हसलर, मॉर्निंग में बहुत सारे बच्चे हैं जिनका नाइट शिफ्ट होता है, वो चाहते हैं कि सुबह उठ के ये क्लासेस खत्म कर ले, तो मैंने इसमें DI स्टार्ट किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 11 AM। यहाँ पे सवाना मैम आपको VRC पढ़ाएंगी और आमिया सर आपको क्वांटिटी एप्टीट्यूड पढ़ा रहे होंगे। बहुत सेंस में ये कोर्स है और इन डेप्थ इसमें पढ़ा रहे होंगे। कंप्लीट बैच है ये, ठीक है। इसके साथ साथ ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू और रिटन टेस्ट ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे तुम्हें उनका डेमो मिल चुका है। चाहते हो तो ये वाले कोड में इसे, सॉरी, ये वाले प्राइस में तुम परचेज कर सकते हो। और क्योंकि जेट का रिसेंटली रिजल्ट आया है, तो जेट वालों के लिए बहुत सही है, और कैट वालों के तो इंटरव्यू स्टार्ट हो भी गए होंगे। तो ये परफेक्ट टीम है तुम्हारी हेल्प करने के लिए। होप सो कि ये सारी चीजें, ये सारी इंफॉर्मेशन एज ए लर्नर तुम्हारे लिए आइज ओपनर की तरह रही होंगी। थोड़ी सी चीजें समझ में आई होंगी, कुछ चीजें अगर मैंने इधर उधर कर दी, या फिर मान लो थोड़ा सा ऐसे वर्ड यूज कर लिए कि जिससे तुम्हें लगे कि यार सर इससे हर्ट होता है, तो देखो यार, उसे कहीं ना कहीं एज ए टीचर समझ के माफ करना। प्रॉपर वे में मेरा मानना है कि अगर किसी जगह अपना एनर्जी और टाइम दे रहे हो, तो वहां से रिजल्ट लेके जाना तो जरूरी है। तो अगर सच में कैट एस्पिरेंट हो, तो आज ही अपने रूम में लिख लो, नेवर गिव अप। अब मैं नहीं छोड़ूंगा, नवंबर तक मेरे अंदर जितनी एनर्जी, मेरे अंदर जितनी विल पावर, मैं पूरा यूज करूंगा, डेडिकेशन के साथ यूज करूंगा, कमिटमेंट रखूंगा। और उस कमिटमेंट से हर आदमी जिसको लगता है वो टैलेंटेड कम है, वो टैलेंटेड आदमी को भी हरा सकता है। तो आने वाले टाइम में मिलता रहूंगा क्लासेस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइज। और अपने वैल्यूबल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर लिख के जाना कि कैसी लगी ये वीडियो। सच में तुम्हारे लिए बहुत कुछ इंफॉर्मेटिव थी, तो मैं इन फ्यूचर भी ऐसी ऐसी वीडियोस तुम्हारे लिए अपलोड करता रहूंगा। बाय बाय, टेक केयर।